नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच वॉर लाइक सिचुएशंस बने हुए हैं। लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, कई तरह के हमले किए जा रहे हैं और इस बीच बातें ये भी सामने आ रही है कि एलपीजी की कमी हो सकती है, पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है और बहुत तरह की बातें हो रही है। लेकिन आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ मौजूद है फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त है विजय सरदारा जी। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है अंकुर त्यागी जी। अंकुर जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो यही कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, दूसरे महीने में ये वॉर एंट्री कर चुका है। कैसे देख रहे हैं आप, किस ओर जा रहा है ये पूरा वॉर? देखिए, स्थिति बिगड़ती जा रही है। जितना ये जो युद्ध है लंबा चलेगा उतने ज़्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे। पहले महीने में आपने देखा था कि सिर्फ ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की भिड़ंत थी। अब आपने देखा यमन से हुतीज भी जुड़ गए हैं, हिजबुल्ला के सामने भी स्थिति सामने दिख रही है। अब जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ेगी जी, तो नुकसान भी बढ़ेगा और कई लोग जो हैं प्रभावित हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरी तरफ जो चिंता की बात यह है कि पहले महीने तो चलिए आपके गोडाउन्स भरे हुए थे, सप्लाई आपके पास सबके पास थी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा सप्लाई की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि जितना आपकी खपत है उस हिसाब से आपकी सप्लाई नहीं है। और जब सप्लाई की शॉर्टेज है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो दोनों तरफ की चुनौतियां हैं। एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है और दूसरा दाम बढ़ेंगे। तो दोनों तरफ से आपको चुनौतियां हैं। और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो मिडिल ईस्ट है जहां युद्ध चल रहा है वो भारत के लिए काफी बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी है और हमें वहां से करीब साल का 50-60 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भी आता है जी। वो भी रुक जाएगा तो हमें दोहरी मार पड़ेगी। इसीलिए भारत के लिए चिंता काफी ज्यादा है, क्योंकि हमें 145 करोड़ लोगों के वेलफेयर को देखना है। अच्छा सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जैसे पेट्रोल डीजल की आपने बात की कि उनके दाम तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में इंडिया को, क्योंकि हमारी एनर्जी का पूरा वहाँ से आता है, तो इंडिया को अब प्रोएक्टिवली इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई ये युद्ध रुके ताकि हमारी जैसी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, उसका भी बचाव होगा। तो क्या आप देखते हैं कि भारत को में एक प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है? निश्चित रूप से, और भारत के पास बहुत अच्छा मौका भी था, क्योंकि जब लड़ाई शुरू हुई उस समय भारत ब्रिक्स का चेयरमैन था इस साल का। अगर मैं कहूँ अध्यक्षता भारत के पास थी। ईरान ब्रिक्स मेंबर है। भारत के इजराइल से संबंध अच्छे हैं, अमेरिका से संबंध अच्छे हैं। बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, चाहे वो चाइना है, रशिया है, ब्राज़ील है, जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। तो भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका था। हमें प्रोएक्टिवली इस काम को, जैसे ही ये हमला हुआ, इंटरवीन करना चाहिए था। हमने देरी करी, लेकिन अब देरी करने से नुकसान ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पे आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। हमारे यहाँ ही नहीं, अमेरिका में भी हालत खराब है, यूरोप में हालत खराब है, चाइना में मुश्किलें बढ़ रही हैं, जापान कोरिया की हालत खराब है, मलेशिया इंडोनेशिया की हालत खराब है। वर्चुअली आप ये समझ लीजिए कि लड़ाई से पहले ईरान दुनिया का 4% जो क्रूड है वो कंट्रोल करता था। लड़ाई के बाद आज ईरान 20% कंट्रोल करता है। बिल्कुल, क्योंकि हुर्मुज से 20% निकलता है, अब वो निकल नहीं रहा। और अगर कल को रेड सी पे अटैक होता है, अगर हुतीज भी आके कहते हैं कि हम इस लड़ाई को वहां भी जारी रखेंगे और किसी को निकलने नहीं देंगे, तो आप ये समझ लीजिए ये कंट्रोल 32% हो जाएगा। तो सर, जो ये बातें हो रही है कि एलपीजी हमारे देश में है, हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल डीजल है, क्या ये बातें सिर्फ बन बहलाने के लिए है? क्या वाकई हमारे पास है पेट्रोल डीजल एलपीजी सब कुछ है वॉर लाइक सिचुएशंस के हिसाब से? देखिए, आप इसको इस तरह से देखिए कि आज आपके फ्रिज में खूब खाना पड़ा है, हाँ, आपका पेट भी भरा हुआ है, आप अगले हफ्ते की सोच ही नहीं रहे। आपको लग रहा है आज पेट भर गया, आज तसल्ली से सोएंगे, कल की कल देखेंगे। अगर हम उस मानसिकता से चले तो 150 करोड़ के आसपास जो देश की आबादी है उसके लिए चुनौतियां होंगी। तो हमारे पास आज जो तेल भंडार है वो आपके लिए, अगर जिस तरह से हमारा टोटल रिजर्व है, अगर मैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात करता हूं, तो आपके पास करीब 5 दिन का। लेकिन अगर आप जो कंपनियों के पास पेट्रोल डीजल पड़ा है, चाहे वो आईओसी है, चाहे रिलायंस है या बाकी रिफाइनरीज हैं, उनका सबका मिला लें तो आप ये कह सकते हो कि शायद हमारे पास महीने 1.5 महीने का हो।
लेकिन अगर खपत उसी हिसाब से जारी रही तो चुनौतियां आएंगी। तो जिस दिन लड़ाई शुरू हुई थी उस दिन मैंने अपने वीडियो में और प्रेस में जहां पे भी मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने ये कहा था कि सरकार को तुरंत इमरजेंसी प्रोविजंस लागू कर देने चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये रुकने वाली नहीं है। आने वाले समय में अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला ही नहीं तो फिर क्या होगा? देखिए, जो हालात हैं, अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट आप देखें तो ट्रंप साहब इस लड़ाई से निकलना चाह रहे हैं, वो फंस गए। हाँ वहां भी चुनाव है, राजनीतिक मजबूरियां हैं और आर्थिक मजबूरियां हैं। जी, उनको कुछ मिल नहीं रहा। वो भी चाहते हैं कि ये लड़ाई किसी तरह से रुके, अगर नहीं रुके तो अमेरिका इस लड़ाई से बाहर निकले। जब ऐसी स्थिति होती है तो हॉर्मुज के आसपास ईरान का कब्जा और मजबूत होगा, और उसके बाद अब ईरान डिसाइड करेगा कि हॉर्मुज से किसको निकलना है और किसको नहीं निकलना। जी, तो एक तो स्थिति ये है सप्लाई साइड की। दूसरा, जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ है, वहां पे रिफाइनरीज टूटी हैं, पोर्ट्स के ऊपर हमला हुआ है, बाकी चीजें हुई हैं, तो सिचुएशन नॉर्मल आने में कई महीने लगेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि चलिए साइकोलॉजिकली हम कह सकते हैं कि लड़ाई बंद हो गई, लेकिन क्या स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, उसके लिए कम से कम आपको 6 महीने और देखना पड़ेगा। अच्छा सर, इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि ये तमाम चीज़ें होंगी और युद्ध लंबा खिंचा तो उसका असर इकोनॉमी में पड़ेगा। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमी में आपने देखा होगा एफडीआई में जो था उसकी ग्रोथ नेगेटिव आ रही थी। एफडीआई के जो इंडिया में जो एफडीआई था उसकी संख्या कम हो रही थी। दूसरा सवाल ये था कि टैरिफ आया, फिर उसके बाद अब ये युद्ध आ गया, तो एक के बाद एक झटके आ रहे हैं इकोनॉमी में। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी में भी जो अनुमान जताए गए थे कि इतनी होगी, वो अनुमान भी हमें घटाने पड़ेंगे और हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा? निश्चित रूप से। देखिए, जहां तक बात है जीडीपी घटाने की, तो आधे से 1% तो असर पड़ेगा ही। जब आपकी फैक्ट्रियां बंद हैं, आपके रेस्टोरेंट बंद हैं, लोगों को काम नहीं मिलेगा या ईंधन नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? पहली बात। दूसरा, आपका एक्सपोर्ट रुका हुआ है। जी, गल्फ कंट्रीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट था। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक हिसाब से रुक गई हैं। हर आदमी अपने खर्चे को देख रहा है कि कैसे हम अपने आप को मैनेज करें। मेरा अंदाजन ये है कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े, फर्टिलाइजर के दाम बढ़े, जिस तरह से महंगाई बढ़ी, उससे जो कंजम्पशन घटेगी और उसका पूरा असर जो जीडीपी पे आएगा, तो मुझे लगता है कि भारत के ऊपर करीब 20 लाख से 25 लाख करोड़ का असर पड़ेगा। तो सर आपने अपने वीडियोस में बताया था कि किस देश को कितना नुकसान हुआ है, मैं सुन भी रही थी। भारत को इससे क्या क्या नुकसान हुआ, ये अभी तक कोई नहीं जान पाया। देखिए, इस एक महीने में भारत इस समय सबसे वल्नरेबल है। हम चाहे कुछ भी बोले, अगर हकीकत हमारे सामने। देखिए, हमारा 85% तेल बाहर से आता है। इसके अलावा जितने हमारे फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, काफी हिस्सा बाहर से आता है। जी, हमारा फॉरेन रिजर्व्स के लिए जो रेमिटेंस आता है वो बाहर से आता है। हमारा जो एक्सपोर्ट है कमोडिटीज का, ज्यादातर हम एक्सपोर्ट्स क्या कर रहे हैं? कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो बाहर से आ रहा है। और अगर क्रूड नहीं आता है, मान लीजिए हमारे पोर्ट्स पे रिफाइनरी है, रिलायंस की रिफाइनरी है, बाकी है, अगर उनको लगातार सप्लाई नहीं मिलती तो क्रूड का एक्सपोर्ट भी कम होगा। आपका जब रुपी डिवेल्युएशन हो रहा है, एक महीने में करीब 4% रुपी डिवेल्यू हुआ है, जो एक साल में 3.5% होता है। अब होगा क्या कि जब आपका 1 रुपया रुपी डिवेल्यू होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पे कम से कम 72,000 करोड़ रुपए का असर पड़ता है। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। प्लस आपके पास 140-45 करोड़ की आबादी है। इतनी ही आबादी पशुओं की है, उनको भी चारा चाहिए। तो कुल मिला के स्थिति कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बाकी देशों के साथ भी स्थिति है, लेकिन वहाँ आबादी कम है। सर एक बात, हाँ, गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारे चुनौतियां बहुत तेजी से बढ़ेंगी। एक चीज और जो सामने आई है वो ये कि अंगोला से एलपीजी खरीदने की तैयारी हो रही है अब, ताकि खाड़ी देशों पर निर्भरता कम किया जा सके। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? अगर ये रास्ता अपनाया जाता है तो क्या स्टॉक बढ़ेगा आने वाले समय में? देखिए, ये रास्ता अब क्यों, हमेशा अपनाना चाहिए था। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप लोग क्या सिखाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, कि किसी भी एक इक्विटी में आप 5% से ज्यादा नहीं डालें। जी, पर्पस ये था कि अगर एक कंपनी डूबती है तो कम से कम पूरा पैसा ना डूबे। जब देश की बात आती है तब हम प्लानिंग क्यों नहीं करते? एग्जैक्टली। अगर हमने ये सोच लिया होता कि हमें पूरी दुनिया से एलपीजी लेना है और कहीं से भी हम 10% से ज्यादा नहीं लेंगे, और आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते, नेगोशिएशन करते, क्योंकि आपको पता है कि आपको 12 महीने यही चाहिए। आप वहां, चाइना ने क्या किया, हम चाइना से क्यों नहीं सीखते?
चाइना ने आज जाके पूरी दुनिया में जहां पे भी उनको तेल या गैस के भंडार मिले, उन्होंने उन सरकारों से वो खरीद लिए कि आप हमें जगह दे दो, हम खुद ही निकालेंगे, खुद ही मैनेज करेंगे, आपका पैसा आपको दे देंगे। हम लोग अभी भी व्यापारी की तरह बैठे रहे, खरीदारी के चलते रहे। तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग सही होनी चाहिए थी, बेहतर हो सकती थी। हम नहीं कर पाए तो कम से कम हम ये देखते कि चाइना क्यों कर रहा है। जब हमारा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 2015 में भारत का स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो था वो करीब 39 मिलियन बैरल का था। उस समय चाइना का स्ट्रेटेजिक रिजर्व था 200 मिलियन बैरल। जी। ठीक, आज 10 साल बाद हम वहीं के वहीं हैं। चाइना 400 बिलियन है, 400 मिलियन पे। क्या उनको समझ नहीं थी? तो कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया में बदलाव हो रहा है, जब बाकी देश कुछ प्लान कर रहे हैं, आप उनसे सीख तो लो। अगर हम ये गलतफहमी में रहेंगे कि जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है और हम विश्वगुरु बन गए, तो फिर भगवान कृष्ण को गीता कौन पढ़ाएगा? ठीक है सर, एक सवाल फिर ये आता है कि इसका भुगतान तो आम आदमी को करना पड़ेगा, जो महंगाई आएगी। बाजार की हम बात करें तो बाजार ये मान के चल चुका था पिछले 1-2 साल में, 1.5 साल में, कि महंगाई कुछ हद तक काबू में है। लेकिन अभी जो लड़ाई हुई है इसके बाद तो महंगाई और बढ़ने वाली है। प्लस ये भी बताइए कि जो बाजार का अब हाल है, और इवन बाकी एसेट क्लास की भी अगर हम बात करें, लोगों ने सोने का रुख किया, चांदी का रुख किया, और शेयर बाजार का ये हाल है। तो पहला तो सवाल ये कि क्या महंगाई बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो क्या फिर ब्याज दरें भी बढ़ेंगी? दूसरी बात ये है कि बाजार को आप कहाँ देखते हैं इस पूरे माहौल में साल 2026 में? देखिए, कल ही मतलब आज का भी अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे कि जो सेकंड महीने में मेरा जो फोरकास्ट है इस लड़ाई का, जी, मेरा ये कहना है कि पहले महीने में तो आपका जो कैपिटल था वो इस हिंदुस्तान से बाहर गया था, विदेशी फंड बाहर गए थे। जी, वो सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट था फंड्स का। इस महीने से कंपनियां, अगर फोरकास्टिंग की बात हो, क्योंकि नया साल आएगा, एनुअल रिपोर्ट्स आएंगी, सब कुछ होगा, जो बड़ी कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां, वो मार्केट को एड्रेस करेंगी। मुझे लगता है कि इस महीने जो आपको दिखेगा वो ये दिखेगा कि इस बार लोग अर्निंग को भी रिड्यूस करके बताएंगे कि इस बार हमारी अर्निंग कम होगी। जब अर्निंग रिडक्शन की घोषणाएं होंगी तो निश्चित रूप से जो शेयर वैल्यू है वो और गिरेगी। अभी तक पूरी दुनिया में अगर मैं अंदाज बताऊं तो करीब 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट जो वैल्यूएशन है वो खत्म हो चुका है। अब रही भारत की स्थिति, जो आपने कही महंगाई की, एवरेज ये कहा जा रहा है कि अगर ये लड़ाई 1 महीना और चली तो दुनिया में महंगाई करीब 3 से 4% ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मैं पूरी एवरेज दुनिया की बात कर रहा हूँ। भारत में कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम भी हो सकता है। जी जी। अगर 4% बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक्स के पास एक ही ऑप्शन है कि वो ब्याज दरें बढ़ाएं। जी। लेकिन आप समझिए कि अगर अमेरिका में आज ब्याज दर वहां पे अगर 2% है या 3% है या 4% है, जो नया बॉन्ड रेट अब निकलेंगे आपको 5 के आसपास दिखेगा। अगर उसमें आप समझिए कि 4% महंगाई है जी, आप अगर बॉन्ड रेट और बढ़ाने की कोशिश करते हो 6%, तो भारत से कितना कैपिटल बाहर चला जाएगा जी। क्योंकि एंड ऑफ द डे अमेरिका का सॉवरेन बॉन्ड विल बी मोर ट्रस्टवर्दी देन स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। इसको हमें समझना पड़ेगा जी। दूसरी स्थिति जो हमारे सामने आएगी कि कैपिटल फ्लाइट तो होगा ही होगा जी। हमारे यहाँ जिस तरह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो डिमांड है वो घटेगी। जब डिमांड घटेगी तो जो आपकी कंपनियों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो घटेगा। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन घटता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंपनियों का मार्जिन घटेगा, और जब मार्जिन घटेगा तो पी रेशियो आपको इन्फ्लेटेड दिखेंगे, फिर मार्केट में सेल होगी। तो ये विशियस सर्कल है। और रही बात की मार्केट कहाँ तक दिखेगा, देखिए मैं स्पेकुलेशन तो करता नहीं, मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मार्केट ना भी बढ़े, इसी स्तर पे भी रहे तो ये अचीवमेंट होगा जी। क्योंकि जो हालात हैं इसका मतलब अगर हमने उसको मेंटेन कर लिया, और लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ क्षेत्रों में जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ेंगे, डिफेंस के बढ़ेंगे, जो हमारे यहाँ ONGC कंपनियां हैं शायद उनके बढ़ेंगे क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल सप्लाई है, क्रूड की सप्लाई है, और जो टेक्नोलॉजी कंपनी है कुछ एक उनके बढ़ सकते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स वो रहेंगे क्योंकि खपत रहेगी उनकी, लेकिन मार्जिन्स घटेंगे। तो ये स्थिति कॉम्प्लेक्स है।
जी, एक सवाल मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूछना चाहूँगा। आप एक्सपर्ट भी रह चुके हैं, इवन अभी भी है, और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं एग्री सेक्टर को। इस बार अल नीनो की बात की जा रही है, फर्टिलाइज़र के दाम ऑलरेडी अप हो चुके हैं, तो एग्री सेक्टर को इस साल आप कैसा देखते हैं? चुनौतियां हैं दोनों तरफ से, क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे बड़ा खतरा इस समय फर्टिलाइजर का है, क्योंकि करीब दुनिया का 30-35% फर्टिलाइजर जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है। जी, आप ये समझिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से करीब 30% दुनिया का फर्टिलाइजर निकलता है। जी, अब वो बंद है, स्विंग सीजन शुरू हो रहा है। अब आपका मार्च चला गया, जी, अप्रैल मई, ये 2 महीने हैं। अब पूरी दुनिया में शॉर्टेज है, कई देशों में स्विंग शुरू हो गई है, हमारे यहाँ भी जून जुलाई में स्विंग शुरू हो जाएगी। जी, उस स्थिति के अंदर अगर फर्टिलाइजर नहीं मिला तो चुनौतियां बढ़ेंगी, और ये कहा जाता है कि अगर 1 किलो फर्टिलाइजर कम मिलता है तो 2 किलो पैदावार कम होती है। तो जितना आपको फर्टिलाइजर चाहिए, मान लीजिए आपको 5 मिलियन टन फर्टिलाइजर कम मिला, तो आप ये रफ एस्टिमेट कर लीजिए कि 10 मिलियन टन जो आपका प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। सर, एक खबर ये भी है कि ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का फैसला लिया है, तो इससे क्या कोई प्रभाव नजर आएगा आने वाले समय में? निश्चित रूप से, अगर ईरान का तो पूरा ये है। और इसके पीछे उसका क्या आइडियोलॉजी है, क्या मतलब चाह रहा है ईरान? देखिए, ईरान के ऊपर पूरी दुनिया ने, अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से सैंक्शंस लगाए थे वो गलत था। आपने पूरी वहाँ की आबादी को परेशान कर रखा। यही हाल क्यूबा का रहा, यही हाल वेनेजुएला का रहा। तो जो अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप है, ये अपनी जिसको कहते हैं ना कि हेजमनी या दादागिरी, उसके आगे इन्होंने इंसानियत को नहीं समझा। अब स्थिति क्या है? अब हुर्मुज से दुनिया में इतना असर पड़ेगा, इतना तो ईरान को भी नहीं पता था। अब उनको समझ में आ गया कि ये तो ट्रम्प कार्ड है, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए उन्होंने कंडीशन रख दी है कि अगर लड़ाई रोकनी है, नेगोशिएशन में एक कंडीशन उनकी ये रहेगी कि हुर्मुज पे ईरान का अधिकार रहेगा। पर आज भी अगर आप देखें, जो हुर्मुज से जहाज निकलते हैं, कहने को जो सबसे सकरा रास्ता है वो 21 मील का है, लेकिन 21 मील में भी सिर्फ 3 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जहां पे डीप है, जहां से बड़े जहाज निकल सकते हैं, और वो 3 किलोमीटर का क्षेत्र ईरान के कब्जे में आता है। तो ईरान तो कहेगा कि आप टोल टैक्स दीजिए और जाइए, हमने मना कब किया? और टोल टैक्स उन्होंने रख दिया है कि साहब $2 मिलियन, मतलब आप 20 करोड़ रुपए दे दीजिए, एक जहाज ले जाइए। अब अगर ये ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में जितने जहाज वहां से निकलते हैं, करीब ऑन एन एवरेज 20 मिलियन बैरल रोज का वहां से निकलना अगर है, तो उतना टोल टैक्स, तो ईरान को बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन होगा। सर, ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि कहां पेच फंस रहा है? ईगो, ट्रम्प साहब का ईगो, इजराइल का ईगो। अब स्थिति ये है कि ट्रम्प साहब हाथ पे हाथ रख के वापस आ नहीं सकते, क्योंकि वो अपने डिफीट नहीं दिखाना चाहते। यही हाल इजराइल का है, वो डिफीट नहीं दिखाना चाहते हैं। ईरान का सवाल है सर्वाइवल का। ईरान को पता है कि अगर हमने हथियार डाल दिए तो आज अमेरिका और इजराइल ने आक्रमण किया है, कल को सऊदी अरेबिया और जितने सुन्नी कंट्रीज हैं वो हमारे पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि शिया सुन्नी का झगड़ा पिछले 1400 साल में नहीं निपटा, तो अब क्या निपटेगा जी? ये स्थिति हमारे सामने है, तो उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है, तो वो तो लड़ेंगे आखिरी दम तक। लेकिन अब ट्रम्प साहब को भी समझ में आ रहा है कि ये ईरान को हराना इतना आसान नहीं है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि आप अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर सके, आप इराक में कुछ नहीं कर सके, गाजा जैसी छोटी सी जगह जो टोटल एरिया 10 किलोमीटर बाई 45 किलोमीटर का है, 2 साल आपको लग गए वहां से अपने बंधकों को छुड़ाने में, और वो तब भी नहीं कर पाए, आपको समझौता करना पड़ा। अब इतने बड़े ईरान में आप वहां घुस के क्या निकालोगे और घुसोगे कैसे? तो ट्रम्प साहब को ये बात देर में समझ आ रही है, लेकिन धीरे धीरे समझ आ रही है कि ये फंस गए हैं, और कोशिश ये रहेगी कि कोई रेस्पेक्टेबल एग्जिट रास्ता निकले। इज्जत बचा के भागने वाली बात है। अब वो इज्जत बचाने का रास्ता क्या है, अब उनको ये समझ में नहीं आया, और ईरान को मौका मिल गया है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अब मुझे दुनिया में अपनी जगह बनाने का पूरा मौका मिल गया। तो ये स्थितियां हैं, मुश्किल है, लेकिन ठीक है सबके सामने। जी, एक एनालिसिस है कि अमेरिकन जो रडार लगे हैं खाड़ी देशों में, वहाँ पर उनमें जो रेयर अर्थ मटेरियल की जो मैग्नेट्स लगी है वो मेड इन चाइना है। दूसरी तरफ जो ईरान मिसाइल डालता है तो वो जो जीपीएस है वो भी चाइनीज़ जीपीएस है।
तो आपको लगता नहीं कि इस पूरी लड़ाई में चीन जो है असली विजेता तो चीन है? निश्चित रूप से। देखिए क्या है कि कोई भी देश आज की तारीख में, जब हमारे यहाँ पे भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमने टेक्नोलॉजी इजराइल से भी ली थी जी हमारे पास राफेल फ्रांस के भी थे जी हमारे पास अपनी इन हाउस टेक्नोलॉजीज भी थी जी तो आज टेक्नोलॉजी के मामले में इंटरकनेक्टिविटी है जब मुझे पता है कि जीपीएस जैसे हमारे यहाँ पे कारगिल के समय में अमेरिका ने जीपीएस के सिग्नल देने से मना कर दिया था अब ऐसी स्थिति के अंदर अमेरिका पे कौन भरोसा करेगा तो दुनिया एक दूसरे से सीखती है ईरान ने देखा अमेरिका किस तरह से दादागिरी कर सकता है या सिचुएशन पे धोखा दे सकता है तो उन्होंने अपना पूरा सिस्टम चाइनीज और रशिया के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया जी चाइना का इंटरेस्ट है कि अमेरिका थके और लड़ाई लंबी चले क्योंकि जितनी लड़ाई लंबी चलेगी उतना अमेरिका आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से कमजोर होगा अभी मैं एक और वीडियो बना रहा हूं जिसमें ये कि जितने हथियार इनके पास हैं कितने दिन का जखीरा बच गया अब वो स्थिति ये लग रही है कि ये महीना होते होते मुझे नहीं लगता इनके पास हथियार बचेंगे अब जब आपके पास हथियार ही नहीं बचे और मजे की बात क्या है कि जितने हथियार इन्होंने 4 साल में प्रोड्यूस किए थे वो 2 दिन में लगा दिए टॉम हॉक का भी उसमें जिक्र है तो अब स्थिति ये है कि अगर इनको अब चाइना से लड़ाई करनी पड़ेगी मान लीजिए ताइवान को लेकर तो अमेरिका को 10 साल पहले हथियार प्रोडक्शन करने पड़ेंगे तो इसका मतलब लड़ाई 10 साल के लिए टल गई तो आपको लगता है सर 2026 में ताइवान चीन के हिस्से में चला जाएगा? देखिए चाइना को भी पता आपकी कोई है प्रिडिक्शन है सर, भविष्यवाणी? जैसे आजकल यूट्यूब पे प्रोफेसर जियांग है और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भविष्य आप करना चाहेंगे कि ताइवान का क्या होने वाला है? नहीं मुझे नहीं लगता। देखिए ताइवान के साथ अटैक करके लाने से कोई फायदा नहीं है। अमेरिका भी देखो थोड़ा बहुत जो भी हथियार है वो चाइना का भी नुकसान होगा, ताइवान का भी होगा। हांगकांग भी लिया था चाइना ने, बाकी जगह भी उन्होंने काम किया, लेकिन मुझे ये लगता है कि चाइना ने अपनी गलतियों से सीखा है। वो ताइवान को धीरे धीरे आर्थिक रूप से अपनी तरफ खींचेंगे और ये कह देंगे कि ठीक है आप मेन लैंड के पार्ट हो जाओ लेकिन ऑटोनोमस रीजन रहो। सर खार्ग द्वीप कहने का को मतलब ये है, वो ये कहेंगे जैसे हांगकांग हुआ कि आप पार्ट ऑफ चाइना हो बट यू आर ऑटोनोमस। यही अप्रोच मुझे लगता है वो ताइवान में अपनाएंगे। कब्जा करने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत भी है। खार्ग द्वीप को लेकर आपका क्या कह रहा है, जिसके पीछे ट्रंप पड़े हुए हैं, अब उसकी धमकी दे रहे हैं ईरान को, इस पर कब्जा कर लेंगे? देखिए वो बहुत ही इलॉजिकल डिसीजन है क्योंकि ट्रंप को ये पता है कि खर्ग द्वीप में अपना प्रोडक्शन नहीं है। जो खर्ग द्वीप है वो एक आप कह सकते हो डिलीवरी सेंटर प्लेटफॉर्म है। वहां पे ऑयल नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर तोड़ते हो तो पहली बात तो ईरान ने बोल दिया है कि साहब हम भी रिटेलिएट करेंगे। तो अगर ईरान का तेल नहीं आया बाजार में, जबकि 90% ईरान का डिस्पैच वहां से होता है, तो दुनिया में और कमी होगी। और ईरान ने अगर बाकी जो पोर्ट रिफाइनरीज और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं बाकी देशों के वो तोड़ दिए तो और मुश्किल हो जाएगी। तो रिपेयरिंग में आपको 2-4 साल लग जाएंगे। तो ये मूर्खता मुझे नहीं लगता अमेरिका करेगा। धमकाएगा जरूर लेकिन शायद नहीं करेगा। करेगा तो कीमत बहुत भारी होगी। दूसरी तरफ खर्ग द्वीप में ऑलरेडी जब पता है कि ये मेरा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एजेंडा है वहां पे, तो आपको क्या लगता है ईरान ने वहां तैयारियां नहीं की होंगी? छोटा सा आइलैंड है, उसके चारों तरफ उन्होंने ऑलरेडी माइंस बिछा दी होंगी और जितने भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स हैं या सुरंगें बनाई होंगी सब जगह उन्होंने पहले से ही अपने फौजी तैयार रखे होंगे। तो इतना आसान नहीं है। और अगर मान लीजिए अमेरिका ने कब्जा कर भी लिया तो एक फौजी जब वहां उतरेगा, अमेरिकन फौजी, उसके पास 1 या 2 दिन का खाना होगा। तीसरे दिन उसको सप्लाई आप दोगे कैसे? वो तो अलग अलग जगह छुपे हुए बैठे होंगे, उन तक खाना कैसे पहुंचाओगे, पानी कैसे पहुंचाओगे? ये सुसाइडल मिशन होगा। जो वहां लैंड करेगा वो वापस कैसे आएगा? ये ट्रंप को भी शायद समझ में आ रहा होगा कि उससे डिजास्टर हो जाएगा अमेरिका में। तो ये धमकाने की बात है, वो करेंगे नहीं जहां तक मेरे को लगता है। अगर इस युद्ध के सबक की बात की जाए तो 2-3 सबक मोटे मोटे जो मुझे दिखाई देते, बाकी सर बताएंगे। तो कहीं ना कहीं सर ये जो आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात बताई तो ये तो सबसे बड़ा सबक होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई हमारी पाकिस्तान से 1 महीना चली तो उसमें तो हमें बहुत सारा तेल और ईंधन चाहिएगा। और अगर हमारी लड़ाई कल किसी और कंट्री से हुई, बाई चांस चीन से हुई, तब भी हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहिए। तो क्या आप ये मतलब आपका सुझाव, 3 ऐसे सुझाव जो आप देना चाहेंगे सरकार को या जनता को जागरूक करना चाहेंगे?
देखिए, मैंने इस पे बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि ईरान वॉर से भारत की कमजोरियां भी उजागर हुई। जी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने कुछ बातों का जिक्र किया है कि 85% तेल हम आयात कर रहे हैं, मतलब कि इस समय हम क्रूड की बात कर रहे हैं। जी आपको ये अब पता लग जाएगा कि साहब आने वाले दिनों में अगर एक महीना भी डिसरप्शन होता है या अटैक होता है, तो एक महीने के लिए अगर काम रुकता है तो आपके पास रिजर्व्स होने चाहिए। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना की आबादी हमारे जितनी है, लेकिन उनका रिजर्व हमारे से कम 20 गुना ज़्यादा है। जी तो ऐसा क्यों, उसको समझना होगा, पहली बात। दूसरा, हमारे यहाँ खाने का तेल भी 70% आयात होता है। और कल को मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया ने किसी कारण से कह दिया हम खाने का तेल नहीं दे रहे या रेट डबल कर देंगे, तब क्या होगा? बिल्कुल वो स्थिति बिगड़ सकती है। दालें आप लोग इंपोर्ट करते हो अपने यहाँ महंगाई घटाने के लिए। दालें आती हैं अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कनाडा से। जी अगर मान लीजिए वहाँ पे, मैंने एक कहा था जब मैं लास्ट टाइम अफ्रीका में था एक पल्स कॉन्फ्रेंस के लिए, जी तब मैंने कहा कि अगर वहाँ से 2 मिलियन टन भी अगर मान लीजिए चाइना ने खरीद ली तो आपके लिए दाल नहीं बचेगी, चाहे वो खरीद के अपने पशुओं को खिला दे। जी आपके यहाँ दालों के रेट 300 से 400 हो जाएंगे। उस स्थिति में क्या होगा? तो हमें हर क्षेत्र में, हमारी दवाइयों का केमिकल चाइना से आता है करीब 60 से 70%। हमारे यहाँ पेस्टिसाइड के सारे केमिकल ज़्यादातर बाहर से आते हैं। जितनी नई मॉलिक्यूल्स हैं वो हम बाहर से ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे बाकी जो आप जितना भी असेंबली कर रहे हो मोबाइल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो सारे पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं। तो हमारा जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। तो इसीलिए भारत सरकार को ईमानदारी से हर मंत्रालय का और हर सेक्टर का ऑडिट करना चाहिए। और अब 10 साल हो गए, अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब कांग्रेस क्या कर रही थी। अब आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, अब ये टाल नहीं सकते। और अब अगर गलतियां होती हैं तो उसका पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी रूलिंग सरकार की होगी, आप किसी और पे दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि हमें हमारा मार्केट भी एक्सपेंड करना होगा और दूसरे जगहों, जैसे भी अभी हम बात कर रहे थे, जब अंगोला की बात कर रहे थे हम, और साथ ही आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरीके के हालात और भी ज़्यादा बनते हैं। हालांकि अब दूसरा महीना जिसकी शुरुआत हो चुकी है इस वॉर के मद्देनजर अगर हम कहें तो। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। बहुत अच्छा लगा, एनालाइज किया हमने। अंकुर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही।